तो हमारे प्रश्न नंबर 3 क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या है, हम पहली संख्या मान लेंगे x है और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों, y है, ठीक है। और पहली कौन सी संख्या x जो है उसे हम मानेंगे बड़ी संख्या है। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, AQT। अब दो संख्याओं का अंतर, और हमने दो संख्या कौन कौन सी मानी है, एक मान ली है x और दूसरी क्या मान ली है y, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमें क्या होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं जब अंतर करते हैं। जैसे मैं आपके जैसे दो लड़के हैं राम और श्याम, राम 15 के पास 15 रुपए है और श्याम के पास 10 रुपए है, तो कौन से के पास ज्यादा, राम के पास। अब जब दोनों का अंतर करेंगे तो कितने आएंगे, 15 में से 5 घटाए, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एक संख्या, बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास x और छोटी संख्या कितनी है दोस्तों y, दोनों संख्याओं का अंतर, तो ये अंतर हो गया, अंतर कितना आ रहा है दोस्तों हमारे पास 26 आ रहा है। ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 1। देखो ये जो ऐसे प्रश्न आते हैं हमसे समीकरण जो बनवाता है वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको एक कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ना ही कोई ट्रिक लगानी है, जैसा प्रश्न आपको कहेगा वैसे वैसे सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहे हैं, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या कौन सी x, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों y की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो कितना आसान है, जैसा प्रश्न ने बोला वैसा वैसा हमने किया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब ये क्या होगी हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब देखो मैंने क्या बताया था, हमारा क्या काम होता है जब हम विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो हमारा क्या काम होता है, मैंने बताया था कि x या y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, तो हम सीधा क्या करेंगे, x की समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिख देंगे दोस्तों, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर। तो रख दीजिए x का मान क्या है 3y माइनस के y बराबर क्या आ गया दोस्तों 26, और 2y बराबर कितना आ गया दोस्तों 26, ठीक है, कितना आ गया 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 13। समझ में आ गया, देखा कितना आसान है। उसके बाद देखो मैंने क्या बताया, y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो रख दीजिए x बराबर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई y का मान क्या है हमारे पास 13। तो अब कितना आ गया 3 26 33 39, 13 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे 39। तो अब देखो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 39 और y की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 13। अब देखो कैसे आई, मैं आपको LHS बराबर RHS सिद्ध करके बताओ। देखो बड़ी संख्या हमने क्या मानी x, तो x की वैल्यू कितनी आई 39, छोटी दूसरी संख्या क्या मानी हमने y की वैल्यू कितनी आई 13, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो प्रश्न में क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अब देखो प्रश्न के अनुसार चलो, दोनों संख्या, पहली संख्या हमारी क्या है 39 और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 13। अब दोनों संख्याओं का अंतर देखो 26 आ रहा है, जब 39 में से 13 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों 26। सही बात है ना, तो हमने जो कल्पना की थी वो सही है। उसके बाद दूसरी कल्पना क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक पहली संख्या कितनी है 39, दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों 13। अब 13 को 3 गुनी कह रहे हैं, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 13 को 3 से गुना कीजिए, कितने आएंगे 39 ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। LHS बराबर RHS, समझ में आ गया। देखो जो ऐसे प्रश्न है बहुत ही आसान होते हैं, उनको केवल ये रटने की जरूरत नहीं, केवल सोल्व करना है। जैसे प्रश्न को चाहे समझना होगा, जो मैथ है वो समझने से आते हैं, रटने से कभी नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको मैथ अच्छे से आ जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 3.3 और 3.3 का हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है उसका हम सेकंड प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात कीजिए दोस्तों, उन दोनों कोणों को ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अब देखिए मैं सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, दो संपूरक कोण। तो संपूरक क्या होता है दोस्तों, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो क्या कहलाते हैं संपूरक कोण। जैसे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यह हमारा कोई एक सरल रेखा और ये इसका क्या है केंद्र है, जिसका नाम है O। इस पर ये कोई एक
कोण है, ठीक है दोस्तों, जिसका इसका मान है θ1 और इस कोण का मान है θ2। यदि θ1 प्लस θ2 दोनों का योग 180 डिग्री होता है तो ये क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। समपूरक कोण क्या होते हैं, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे प्रश्न पढ़िए। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब यहाँ पर दो कोण दिए गए, एक तो बड़ा कोण और एक छोटा कोण, तो हम मान लेंगे, मानना बड़ा कोण क्या है x और छोटा कोण क्या है y। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होता है दोस्तों, दो कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। देखा, एक समीकरण तो हमारी ये आ गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। हम यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, दो समपूरक कोण। हमें पता है समपूरक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब आगे पढ़ते हैं, प्रश्न को क्या कहता है, बड़ा कोण। तो बड़ा कोण क्या है हमारे पास, हमने क्या माना था x। बड़ा कोण क्या है दोस्तों, x है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमारा छोटा क्या कोण क्या है दोस्तों, y। इससे कितने डिग्री अधिक है, बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो ये समीकरण बनाना बहुत ही आसान है, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको प्रश्न में कहा जाए वैसे ही इनको सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास समीकरण 1 आ गई और समीकरण 2 आ गई। हम पढ़े प्रश्नावली 3.3 और प्रश्नावली 3.3 में मैंने क्या बताया था कि इसमें प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को हल करना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली 3.3 में आगे आपको मैं विलोपन विधि भी सिखाऊंगा और वज्रगुणा विधि भी सिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको ग्राफीय विधि सिखा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, पूरी प्रश्नावली में 4 विधियां हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणा विधि। ठीक है दोस्तों, चारों ही बहुत ही आसान है। अब देखिए हमारी जो प्रतिस्थापन विधि है उसमें, उसके लिए मैंने क्या बताया था कि इनमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है और उससे अगली समीकरण में रख देने हैं। तो हमें देखो यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पहले से ही दी गई है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो अब ध्यान दीजिए, समीकरण 2 का मान क्या है, x बराबर वाई प्लस 18 और समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। तो y प्लस 18 हमने कहाँ रख दिया, x की जगह रख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस के y बराबर कितने हैं दोस्तों, 180। समझ में आ गया, ये 18 है। ठीक है, अब y प्लस वाई कितने हो गए दोस्तों, 2y। और जब ये 180 में से 18 जाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, माइनस के हो जाएंगे। देखो मैंने एक बात बताता हूँ मैं आपको, ऐसे जब भी प्रश्न आए तो उनमें चर पद को एक तरफ करना होता है और हमें अचर पद को एक तरफ करना होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, जब 180 में से 18 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों, 162। 2y बराबर कितने हो गए दोस्तों, 162 और y बराबर कितने आ गए दोस्तों, 2 8 16 और 2 1 2। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया दोस्तों, 81। समझ में आ गया। तो हमारा जो छोटा कोण है वो कितना है, y की वैल्यू कितनी आई, 81, यानी कि छोटा कोण कितने का आया, 81 का आ गया। अब देखो y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, किस में रख दीजिए, समीकरण 2 में। देखो यहाँ पर रख देंगे हम y का मान, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 81 प्लस में 18, तो कितने आ गए दोस्तों, 99। समझ में आ गया। तो हमारे पास छोटा कोण कितना है दोस्तों, छोटा कोण आया 81 का और बड़ा कोण कितने का आया, 99 का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इसमें जो आपको प्रश्न में कहीं दिक्कत आ रही थी वो ये है कि दो संपूरक कोणों का योग, तो हमें ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संपूरक कोण क्या होते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है दोस्तों, ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, अब दोबारा कर रहे हैं। लेकिन पहले फर्क क्या था, हमने ग्राफीय विधि से हल किया था, अब किससे करेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं प्रश्न, 6 गेंदे और 7 बल्ले कितने रुपए में खरीदे, 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले का मूल्य
प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना, यानी हमें एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य क्या है दोस्तों, y रुपए है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न को पढ़िए, जैसे प्रश्न को पढ़ेंगे हम वैसे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो हमने एक बल्ले का मूल्य क्या माना है, x रुपए, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 7x। ठीक है, प्लस 6 गेंदे, तो 6, एक गेंद का मूल्य हमने क्या माना है y, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 6y। ठीक है, इन दोनों का मूल्य कितना है दोस्तों, 3800 रुपए, तो ये हो गया 3800 रुपए। ये क्या हो गया हमारी समीकरण नंबर 1। देखो जैसे प्रश्न में हमको कहा जाता है वैसे ही इसको सोल्व करना है। उसके बाद आगे प्रश्न को पढ़िए, बाद में उसने 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का मूल्य क्या हो गया दोस्तों, 3x तथा 5 गेंदे, तो क्या हो गए 5y, कितने रुपए में खरीदे दोस्तों, 1750 रुपए में खरीदी। ये क्या होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने क्या बताया था, प्रतिस्थापन विधि से हल करते समय क्या करेंगे, अगर कोई संख्या भिन्न में है तो उसे हल करेंगे, पॉइंटों में है तो उसको हल करेंगे, यदि कोई कॉमन संख्या आ रही है तो उसको कॉमन लेंगे। लेकिन आप देखो समीकरण 1 और 2 में कोई संख्या कॉमन आ रही है, नहीं आ रही है, पॉइंटों में है, नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, x, समीकरण 1 या 2 में से किसी में से भी एक x या y किसी भी एक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3x, देखो मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, 5y को उस तरफ भेजेंगे, तो क्या हो गया दोस्तों 1750 माइनस के 5y, और x बराबर क्या हो गया दोस्तों 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ये क्या होगी हमारी समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण का जो x का मान है उसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, समीकरण 3 का मान 2 में 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, 1 में रखने पर, समझ में आ गया। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 7, x का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर रख देंगे 1750 माइनस के 5y, भाग में कितना है दोस्तों 3। ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या है, प्लस के 6y बराबर कितना है दोस्तों 3800, समझ में आ गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब बिना जाते तो इनको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे, तो इसके नीचे 1 मान सकता हूं मैं और इसके नीचे भी 1 मान सकता हूं। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों एलसीएम, 3 आ गया। अब आगे देखिए 7, ये तो 7 और 3 दो, देखो 3 का जब 3 में भाग देंगे तो कितनी बार आएगा 1, तो 7 और ये तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो यहाँ तो ये तो ऐसा कैसा ही रह जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 1750। ठीक है दोस्तों, माइनस के 7 मल्टीप्लाई 5y। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखो, जब 1 का 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, प्लस के 18y। इतना समझ में आ गया। आगे देखो बराबर का निशान है तो बराबर लिख देंगे, और 3800 अपॉन में 1। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, वजर गुना होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्रॉस नहीं लगाया है, ये है वजर गुना होगा। अब तो जब 3 इस तरफ गुना होगा और 1 का इस तरफ गुना होगा, तो 3800 को 3 से गुना करेंगे और इसको किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 1750 माइनस के 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितने आ गए दोस्तों 35y, प्लस कितने हो गए 18y, और 3800 को 3 से गुना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 3800 मल्टीप्लाई 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। जब देखो 1750 को 7 से गुना कीजिए, तो 1750 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 12250। आगे देखिए माइनस के 35y प्लस के 18y, जब माइनस के 35y में से 18y जाएंगे कितने बच गए दोस्तों 17y, किसके माइनस के 17y। आगे क्या है, जब 3800 को 3 से गुना करेंगे कितने आ गए दोस्तों 0 0, 8 को 3 से गुना करेंगे कितना आ गया 24 और असल 2, 3 3 9 और 10 और 2 11। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया 12250 माइनस 17y बराबर 11400। अब क्या करेंगे,
चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ। जब 12,250 इस तरफ है और 11,400 को इस तरफ लेके आएंगे, बाईं तरफ लेके आएंगे, तो कितने बच जाएंगे दोस्तों? 11,400 घटाएंगे किस में से? 12,250 में से, तो कितने बच गए? 600 ये और 250 ये, कितने हो गए दोस्तों? 850। समझ में आ गया? कैसे? देखो घटाने में एक ट्रिक इस्तेमाल करो आप, जिससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। देखो ये किसके नज़दीक है? 12,000 के नज़दीक है। जब 12,000 में से 11,400 जाएंगे, कितने बच गए? 600, और इसमें 12,000 के ऊपर कितने हैं? 250, तो 600 और 600 में 250 जोड़ेंगे, कितने हो गए दोस्तों? 850। आगे क्या है? जब प्लस के माइनस के 17y दाईं तरफ जाएंगे, कितने हो गए? प्लस के 17y, और y बराबर कितना हो गए दोस्तों? 17 का टेबल आपको याद का है तो बताइए, 17×5 = 85, तो कितने आ गए दोस्तों? 5, और ये आगे क्या आ गया? 50। समझ में आ गया? कितने आंसर आ गए हमारे पास? y का मान आ गया 50। समझ में आ गए दोस्तों? अब क्या करना है हमें? y का जो मान है x के स्थान पे रखना है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये रही, तो यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 3 में। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 1750 माइनस, जब 5 को 5 मल्टीप्लाई, ये क्या है? 5 है, और उसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 50 से, और अपॉन में कितना है दोस्तों? 3, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और ये कितने हो गए? 250। अब 1750 में से जब 250 घटाएंगे तो कितने आ गए दोस्तों? 1500 बच गए। कितने बच गए? 1500, और 1500 में 3 का भाग देंगे तो कितने आ गए दोस्तों? 500। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, x की वैल्यू तो आई हमारे पास 500, और y की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 50। आप इससे क्या समझे? हमारे जो एक पेन का मूल्य है, सॉरी एक बल्ले का मूल्य है, वो कितना आ गया दोस्तों? 500 रुपए, और एक गेंद का मूल्य क्या है दोस्तों? 50 रुपए। एक कॉमन साइंस की बात बताऊं मैं आपको, अगर आप बल्ला जो खेलने का, क्रिकेट खेलने का जो बल्ला होता है वो महंगा आता है तो वो 500 का आएगा, और गेंद आपकी जो कम पैसे की आती है वो 50 की आएगी। ठीक है दोस्तों? अब हमारा अगला प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 4 है, उस पर चलते हैं। ठीक है? क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है दोस्तों? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा पर किलोमीटर भाड़ा बताइए। ठीक है? आगे प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे कुल कितना रुपए देने पड़ेंगे? ठीक है? अब देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको ध्यान से समझिए। देखो, नियत भाड़ा और पर किलोमीटर भाड़ा क्या होता है? देखो, आप घर में, अपने घर में सभी के मीटर लगे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों लग रहे हैं अपने घर में सभी के मीटर। उसमें एक आता है स्थायी शुल्क और एक यूनिट चार्ज। तो स्थायी शुल्क है वो तो जैसे आप यूनिट काटो या मत काटो, बिजली यूज करो या मत करो, स्थायी शुल्क जो लगेगा वो तो लगता ही है। ठीक है दोस्तों? आप कभी भी अपने घर का मीटर उठा के देखना, उस पर जो स्थायी शुल्क लिखा होता है वो फिक्स रहता है। आप चाहे मीटर में रीडिंग काटो या मत काटो, उसके बाद जो पर रीडिंग के हिसाब से रुपए अलग से लिए जाते हैं, तो वो होता है नियत। इसमें इसी प्रकार हमें वाहनों के लिए भी दिया गया है कि नियत भाड़ा, आप जैसे यहाँ से कहीं पर भी जाओ तो वहां पर नियत भाड़ा होगा। जैसे आपको अपने घर से मार्केट जाना है तो वहां आप बस लेंगे या टेम्पो लेंगे, तो वहां से जाने के लिए आप बस या टेम्पो का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें नियत भाड़ा, उन्होंने नियत भाड़ा लगाया होगा कि 10 रुपए तो लेने ही लेने हैं। उसके बाद कहा होगा कि अगर 5 किलोमीटर जाओगे तो 2 रुपए लेंगे, 10 रुपए लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो वो नियत भाड़ा होता है, फिक्स होता है। एक तो चाहे आप कितने भी किलोमीटर जाओ कि इतने रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। उसके बाद पर किलोमीटर के रुपए अलग से होते हैं। इसी प्रकार हमारे जो घर के मीटर लगे होते हैं बिजली के, उनमें भी स्थायी शुल्क तो है, वो फिक्स होता है, वो जितने रुपए हैं 250, 300, 500। ठीक है दोस्तों? वो स्थायी शुल्क फिक्स होता है। उसके अलावा पर यूनिट के हिसाब से चार्ज और लिया जाता है। ठीक है? तो इस तरह का संबंध होता है इनमें। अब आगे देखो, हमारे प्रश्न क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े और नियत भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो हमने क्या मान लिया, मानना नियत भाड़ा कितना रुपए है, x रुपए, और पर किलोमीटर भाड़ा क्या है दोस्तों, y रुपए है। अब देखो, मेरे जो नियम है उसके हिसाब से देखो, आपको एक ही काम करना है। सबसे जैसे प्रश्न पढ़ेंगे हम वैसे ही उसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों? रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या है, 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपए देता है। कितने दूरी तय करने के लिए दोस्तों, 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है? अब देखो, जब आप कहीं जाते हो, मैं आपको समझाता हूँ, तो
जैसे आप मार्केट घूमने गए तो टैक्सी वाले ने बताया कि भाई नियत भाड़ा 10 रुपये है, ठीक है, और आपका मार्केट भी आपसे 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो उसने बताया कि भाई 5 रुपये लूँगा मैं 10 पर किलोमीटर के। तो 10 के किलोमीटर कितने हो गए दोस्तों? 50 रुपये हो गए। 50 रुपये हो गए, कितने के रुपये हो गए? 50 रुपये। तो टोटल भाड़ा कितना हो गया? नियत भाड़ा प्लस के किलोमीटर का भाड़ा तो कितने हो गए? 60 रुपये। समझ में आया? तो हमें भी यहाँ पर क्या करना होगा? नियत भाड़ा कितना है दोस्तों? x रुपये है, और पर किलोमीटर कितने किलोमीटर गया वो? 10 किलोमीटर, और पर किलोमीटर भाड़ा कितना है दोस्तों? y रुपये। तो कि उसने कितने रुपए लिए? टोटल 105 रुपये लिए। बताओ समझ में आया ये समीकरण कैसे बनाई हमने? ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या है? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो मैंने बताया नियत भाड़ा तो वो लेगा ही, उसके बाद कितने किलोमीटर चला? 15 किलोमीटर। हमने क्या माना? पर किलोमीटर भाड़ा क्या है? y। उसके बाद कितने रुपए लिए उसने? 155 रुपये लिए टोटल। ठीक है, ये क्या होगी दोस्तों? हमारे समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास क्या 2 समीकरण प्राप्त हो गए। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था इसमें? देखो प्रश्न में कोई कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है, ग्राफीय विधि से करना है, विलोपन विधि से करना है, वज्रगुणा विधि से करना है। आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक इस पर प्रश्नावली 3.3 जो चल रहे हैं इसमें केवल प्रतिस्थापन विधि का ही यूज करना है। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में अगर पर्टिकुलर कहा जाए कि इस विधि से हल कीजिए तो आपको उस विधि का यूज करना है, वरना आपको जो अच्छी लगे विधि, जो सरल लगे उसी का यूज करना है। अब देखो मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं, जो इस प्रश्नावली 3.3 में इसका ही यूज किया गया है। अब आगे देखो, मैंने क्या बताया था? प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? दोनों समीकरणों में से किसी में भी से भी एक x या y का एक का मान ज्ञात करेंगे। तो मैं समीकरण 2 से x का मान ज्ञात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 155 माइनस 15y। तो इसको क्या नाम देंगे? समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है? समीकरण 3 का मान 2 में रख दे, 1 में रखेंगे, सॉरी। ठीक है, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर कभी भी इसका मान, जैसे समीकरण 2 से हमने x का मान ज्ञात किया और समीकरण 2 में रख देंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हमें किस में रखना है? समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से कोई भी मान ज्ञात करेंगे तो 2 में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास समीकरण 3 का मान 1 में रख दीजिए, तो x का मान क्या है दोस्तों? 155 माइनस 15y। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? प्लस के 10y, प्लस के 10y बराबर कितने हैं दोस्तों? 105। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको जैसे स्टेप वाइज स्टेप जैसे दिया गया है वैसे ही सोल्व करते चलना है। अब देखिए माइनस के 15 और प्लस के 10 कितने हो गए? माइनस के 5y। समझ में आ गया? मैंने बताया था चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ। तो 155 ये प्लस के हैं और इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे दोस्तों? माइनस के। और जब 155 में से 105 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों? 50 बच जाएंगे। ठीक है, और y बराबर कितने हो गए दोस्तों? माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर हमारे पास आ जाएंगे 10। समझ में आ गया? अब क्या है? पर किलोमीटर का भाड़ा कितना है दोस्तों? हमारे पास 10 रुपए। आगे देखिए, अब जब हमें पर किलोमीटर का भाड़ा पता चल गया तो हमें क्या ज्ञात करना है? अब नियत भाड़ा और ज्ञात करना है। उसको कहां पर रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 से ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 3 से देखो x बराबर 155 माइनस 15 मल्टीप्लाई y का मान कितना है दोस्तों? 10। तो 15 को जब 10 से गुणा करेंगे कितने हो गए? 150। और 155 में से 150 जाएंगे दोस्तों कितना आ गया हमारे पास? 5 रुपए। समझ में आ गया? तो नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपए, और पर किलोमीटर भाड़ा कितना है दोस्तों? 10 रुपए है। अब आगे प्रश्न देखो, आगे प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने रुपए देना पड़ेंगे? ठीक है, तो देखो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए क्या आएगा दोस्तों? 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए नियत भाड़ा प्लस में पर किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसमें क्या आएगा। यहाँ 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए नियत भाड़ा कितना है हमारे पास? 5 रुपए दोस्तों। कितना है? 5 रुपए। पर किलोमीटर पर भाड़ा कितना है दोस्तों? कितनी किलोमीटर जा रहा है वो? 25 किलोमीटर जा रहा है। और पर किलोमीटर पर भाड़ा कितना है दोस्तों? 10 रुपए है। तो ये कितना हो गया? इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको फिर दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, पर किलोमीटर भाड़ा कितना है? 5 रुपए। कितने किलोमीटर जा रहा है? 25 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 10 रुपए। ठीक है दोस्तों, यही आएगा। अब देखिए 5 प्लस कितने हो गए? 250।
और इनको जोड़ेंगे तो कितने होंगे दोस्तों 255 रुपये। तो उसे 25 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे 255 रुपये, जो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रुपए हैं 255 रुपये। तो अब कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे उसे 255 रुपए चुकाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 पर। यदि अगर आपको प्रश्न समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, वह भिन्न बताने की कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो देखो हम क्या मान लेंगे, माना भिन्न का अंश क्या है दोस्तों x और भिन्न का हर क्या है दोस्तों, हर है y। भिन्न का अंश और हर 2 होते हैं। देखो कोई भी भिन्न होती है, जैसे मैं आपको 5/7 कहूँ, ये एक भिन्न है। इसमें अंश जो होता है ऊपर वाली संख्या को कहते हैं और हर नीचे वाली संख्या को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो क्या कह रहा है, भिन्न का अंश तो हम मान लेंगे x और हर मान लेंगे y, तो वह भिन्न क्या होगी दोस्तों x/y। ठीक है, समझ में आ गया। भिन्न क्या हो गई हमारी x/y हो गई। अब देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में, तो हमने भिन्न क्या मानी है x/y, आगे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो हमारे पास भिन्न क्या है दोस्तों x/y। अब अंश में भी 2 जोड़ रहा है और हर में भी 2 जोड़ रहा है। समझ में आ गया। अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाते हैं। तो कितनी होगी दोस्तों 9/11 होगी। यह भिन्न कितनी होगी 9/11 होगी। अब देखो ऐसी जब समीकरण बनते हैं तो क्या करते हैं, वज्र गुना करते हैं। देखो ये कट नहीं है, वज्र गुना है, इसको याद रखना। तो अब देखो जब 11 को x+2 से मल्टीप्लाई करना है और 9 को किससे करना है y+2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए 11 दूनी 11 को अंदर गुना करेंगे तो कितने होंगे 11x + 11 दूनी 22। ठीक है दोस्तों, 9 को अंदर गुना करेंगे तो कितने होंगे 9y + 18। अब क्या करना है, हमें चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ करना है। तो 11x के जब 11x इस तरफ है और 9y इस तरफ है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो गए 11x - के 9y। और ये जब 22 प्लस के इस तरफ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों माइनस के, और प्लस के 18 और माइनस के 22 तो कितने बचेंगे माइनस के कितने बच गए दोस्तों 4। ये क्या हो गया हमारी समीकरण नंबर 1। समझ में आ गए दोस्तों, ये क्या है समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या करना है दोस्तों हमें, अब आगे देखो, आगे प्रश्न को पढ़ो वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अंश और वह हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, कितने जोड़ दिए जाए दोस्तों 3 जोड़ दिए जाए। हमारा अंश और हर क्या है x/y, दोनों में क्या जोड़ दिए जाए 3 जोड़ दिए जाए, तो ये हो गया 3 जोड़ दिया। ठीक है, तो वह भिन्न 5/6 हो जाते हैं। कितनी होगी दोस्तों 5/6। अब इनका क्या करेंगे वज्र गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनका वज्र गुना करेंगे तो ये हो गया 6x + 3 = 5y + 3। समझ में आ गए दोस्तों। अब 6 को अंदर गुना करेंगे तो कितने आ गए 6x, और जब 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 बराबर 5 को y से गुना करेंगे तो 5y, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15। अब हमारा अगला काम क्या होगा दोस्तों, चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ। तो ये हो गया 6x - 5y, और ये जब प्लस के 18 इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और 15 में से जब 18 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों 3 बच गए। ठीक है, ये क्या हो गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है हमें समीकरण 2 से, मैंने बताया था देखो अब क्या हमें भिन्न ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें क्या करना होगा, इसका प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसको समीकरण 2 से हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे पास -3 + के 5y, और x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों -3 + के 5y/6। ठीक है, ये क्या होगी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो रख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, किसका मान रखने पर x का मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 × 5y - 3। देखो इसको 5y को मैं आगे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है /6। आगे क्या है दोस्तों -9y = -4। समझ में आ गया। अब देखो
6 इसके अपोन में है, अगर हम इसको अपोन में 1 मान ले, इसके अपोन में 1 मान ले तो कोई दिक्कत। अब क्या करना होगा, हमें 6 का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया दोस्तों 55y, ठीक है। कितने आए 55y माइनस 11 दिए 33। अब 1 का 6 में भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों, देखो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। अब 1 का 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 6। जब 6 को 9 से गुणा करेंगे कितने आएगा दोस्तों 54, 6 नम 54y, ठीक है। समझ में आ गया। बराबर ये कितना हो गया दोस्तों, 1 का 6 में भाग देंगे कितना आएगा 6, और 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 24 अपोन में 6। इस 6 से इस 6 को काट देंगे, समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, 55y किसके हैं दोस्तों प्लस के, और 54y किसके हैं माइनस के। तो यहाँ पर क्या केवल क्या बच जाएगा y, ठीक है दोस्तों। ये माइनस के 33 इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो जब 33 प्लस के और 24 माइनस के हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा, जब 24 में से 24 घटाएंगे 33 में से कितने बच गए दोस्तों 9 बच गए। तो हमारे पास y का मान क्या आ गया दोस्तों 9 आ गया। अब क्या करना है, y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 से, ठीक है दोस्तों, x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस के 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 अपोन में क्या है दोस्तों 6। अब देखो 5 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 5 नम 45, कितना आएगा दोस्तों 45 अपोन में 6। 45 में से 3 जाएंगे कितने बच गए दोस्तों 42, और 42 में 6 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 7 6 42। कितने आंसर आ गए दोस्तों हमारे पास 7। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 7, और y की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 9। तो हमारे पास जो भिन्न है वो क्या होगी, भिन्न क्या होगी दोस्तों, भिन्न होगी हमारी क्या होगी दोस्तों, जो हमने भिन्न माननी है वो x अपोन y क्या है 7 अपोन में 9 होगी। भिन्न क्या होगी 7 अपोन में 9 होगी, ठीक है। अब देखिए इनमें जोड़कर देखिए, अब 7 अपोन 9 में 2 जोड़ता हूं मैं, 7 में 2 जोड़ूंगा, देखो परसेंट क्या अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर 7 में 2 जोड़िए आप, 7 और 2 9, और 9 में 2 जोड़िए 9 और 2 11, तो 9 अपोन 11 आ रहा है, तो ठीक है ना। अब आगे देखिए 5 में 7 दोनों अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, देखो 7 में मैं 3 जोड़ता हूं और हर में भी 3 जोड़ता हूं तो कितने आ गए हमारे पास 10 अपोन में 9 और 3 12, ठीक है। अब आगे देखिए इनको काट दूं मैं तो कितने आगे 5 और ये कितने आगे 6, तो ये 5 अपोन 6 आ रहा है। ये तो हमने जो कल्पना की थी वो क्या है सही है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखो ऐसे जब भिन्न के जब प्रश्न आए तो उनमें क्या करेंगे, कोई भी एक भिन्न मान लेंगे अपनी मर्जी से, भिन्न क्या मान लेंगे x अपोन y, ठीक है। उससे फिर क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे और उसको सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, ठीक। हाँ तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है हमारी प्रश्नावली 3.3 का, प्रश्न नंबर 3 का छठा प्रश्न क्या है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें दो कैंडिडेट दिए गए, एक तो जैकब और एक उसका पुत्र। तो हम मान लेते मानना जैकब की आयु क्या है दोस्तों x वर्ष, ठीक है। जैकब की आयु x वर्ष है, ठीक है दोस्तों, आयु बराबर x वर्ष, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो आगे प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, AQT प्रश्न को पढ़िए 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, ये जो आयु है ये क्या है वर्तमान आयु मान लेंगे हम, ठीक है। माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों x वर्ष, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों y वर्ष है। अब आगे देखिए 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु क्या है दोस्तों जैकब की x वर्ष, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 5, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके पुत्र की आयु से, तो उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी y + 5, और क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की जो आयु है उससे 3 गुना हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। हमें हमारी ये समीकरण बनेगी। अब आगे हल करेंगे इसको, x + 5 बराबर 3y + 15, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो गया x - 3y, और ये 5 इस तरफ ले जाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 10। तो ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 1, समझ में आ गया। आगे प्रश्न को पढ़िए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ये लीजिए, वर्तमान आयु क्या है x, और 5 वर्ष पूर्व क्या होगी ये x - 5, और y - 5 किसकी हो जाएगी पुत्र की आयु हो जाएगी। क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाएगी,
7 गुना थी, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 गुना लीजिए, तो ये हो गया x माइनस 5 बराबर 7y माइनस के 35, ठीक है दोस्तों। अब देखिए x माइनस 7y चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ कर लेंगे, तो ये प्लस 5 माइनस 5 इस तरफ जाएंगे तो प्लस के 5, तो कितने बच गए 30। ये क्या होगी समीकरण नंबर 2। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। मैंने क्या बताया था, अब देखो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी या y की, तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना हो गया 7y माइनस के 30। इसको क्या नाम दे देंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रखने पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रख दीजिए, तो ये हो गया 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10, ठीक है दोस्तों। और 7y बराबर 7y में से 3y जाएंगे कितने बच गए 4y, और माइनस के 30 इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 30, तो ये कितने हो गए 40, और y बराबर कितना आ गया दोस्तों 10, ठीक है, समझ में आ गया। अब y का मान मैं यहाँ पर रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7 को 10 से गुना करेंगे माइनस के 30, तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 10 और 7 70, 70 में से 30 गए कितने बच गए दोस्तों 40। अतः यहाँ पर जो जैकब की आयु है वो कितनी है 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी है दोस्तों 10 वर्ष। समझ में आ गया, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों।